तो जो हम लोग बात करने वाले थे 253 पे, इस धारा को 249 यानी 249, 253 और 254, ये तीनों जब तक एक साथ नहीं ली जाएंगे तब तक इनके क्लियर अर्थ ये नहीं आ सकते। 249, 253 और 254, यानी पिछली आईपीसी के हिसाब से बात करें तो 212, ठीक है, 216 और 216 ए, इन्हें जब तक एक साथ नहीं लेंगे तब तक इनका अर्थ क्लियर नहीं हो सकता। वहां भी अपराधी, यहां भी अपराधी, और 216 ए में अपराधियों का एक विशेष प्रकार, लुटेरे और डकैत। वहां भी कहता है जब आप जानते हैं कि आप अपराधी को संश्रय दे रहे हैं या आपके पास युक्ति संगत विश्वास है कि आप अपराधी को संश्रय दे रहे हैं, ठीक है, तब आपको अमुक दंड से दंडित किया जाएगा। और यहां भी कह रहा है कि ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागे हैं, ये जिनको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, यानी अपराधी यहां भी है, अपराधी वहां भी है, ठीक है, और जो अभिरक्षा से निकल भागा है उसे भी अपराधी ही कहेंगे, ठीक है, और जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसने अपराध किया है उसे भी अपराधी कहेंगे। आपके लिए तो अपराधी है ही, भले ही विधि की प्रक्रिया से अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आप तो जानते हैं कि वो अपराधी है, ठीक है, और विधि की प्रक्रिया से वो दोष सिद्ध हो गया बाद में, ठीक है, और आपने उसे संश्रय दे रखा था और आपके बारे में युक्ति संगत परिस्थितियां विद्यमान हैं जिससे ये निष्कर्ष दिख रहा है कि आप निश्चित ही जानते रहे होंगे कि वो अपराधी है। एक चौराहे पर आपकी उपस्थिति साबित हो गई, ठीक है, अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ग्राह्य है, ठीक है, 65B की आवश्यकताएं आप पूरी करिए और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ग्राह्य है। 65B की आवश्यकताएं, पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 65B बोलना है, नए में तो ठीक है 64, 65, 66 कुछ होगा, जो भी हो। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आज की डेट पर ग्राह्य है। मिस्टर ए की उपस्थिति चौराहे पर साबित हो गई और उसी चौराहे पर कत्ल हुआ और मिस्टर ए कातिल को संश्रय दिए हुए पाए गए। मिस्टर ए का भी विचारण हुआ अंतर्गत धारा 212 या अंतर्गत धारा 249, ठीक है, जिस समय उन्होंने संश्रय दिया वो जानते थे ये कि मिस्टर ए कातिल हैं, ठीक है, वो तो जानते ही थे, भले ही विधि की प्रक्रिया से वो दोष सिद्ध अभी नहीं हुआ था, लेकिन आप जानते थे और मिस्टर ए का दोष अब सिद्ध हो गया है और आपकी उपस्थिति सिद्ध हो गई है, ठीक है, तो जब आपकी उपस्थिति सिद्ध हो गई तो या तो अब आप ये साबित करें कि उस समय पर जिस समय कत्ल हुआ हमने आंखें बंद कर ली थी, ये मेरी आंखों में मोतियाबिंद से ठीक उसी मोमेंट पर उतर आया था, तो ये स्पेशल फैक्ट है जो आप साबित करें। अदरवाइज तो ये माना जाएगा कि आपने ये जानते हुए कि अमुक व्यक्ति अपराधी है उसे संश्रय दिया है और आप 212 या 249 में दोष सिद्ध किए जाएंगे। अब पलट दीजिए बात, हमें नहीं मालूम कि मिस्टर ए दोषी हैं या नहीं और न मेरे पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण है कि मिस्टर ए दोषी हैं। वो आए, यद्यपि हमें यह मालूम है उनके खिलाफ एफआईआर लिखी है, यद्यपि हम ये जानते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर है, लेकिन हमने उन्हें संश्रय दिया। मेरे खिलाफ 212 का अभियोजन चला, ठीक है, मिस्टर ए दोष सिद्ध ये भी हो गए, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई युक्ति संगत परिस्थिति साबित नहीं की जा सकी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हमें मिस्टर ए के द्वारा कृत दोष की जानकारी थी या उसके संबंध में एक युक्ति संगत विश्वास था, तो हमने तो, और मिस्टर ए ने हमसे ये कहा भाई झूठी एफआईआर हमारे खिलाफ लिखिए, मेरी मदद करिए, हमने की, ठीक
ठीक है, तो हमने तो एक निर्दोष व्यक्ति की ही मदद की, हमने किसी अपराधी की मदद कहां की? तो हम 249 के दोषी नहीं हैं, यद्यपि, या हम 212 के दोषी नहीं हैं, यद्यपि वो दोष सिद्ध हो गए। ठीक है, और पलटिए बात को और बदलिए। हमने मिस्टर ए को अपने घर में शरण दी, मिस्टर ए दोष सिद्ध भी हो गए उस अपराध के लिए जिसके लिए वो आरोपित थे। लेकिन ऐसी कोई युक्ति संगत परिस्थिति साबित नहीं की जा सकी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हमने जिस वक्त उन्हें संशय दिया उस समय मेरे पास कोई ऐसी जानकारी थी या जानकारी संभाव्य थी या मेरे पास ऐसा कोई विश्वास करने का कारण था कि वो दोषी हैं। यद्यपि वो दोष सिद्ध हुए हैं, नो डाउट, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। तो 249 या 212 में वर्णित अपराध केवल तब होगा जबकि वो अन्य अपराध से संबंधित हो। किसी को संश्रय देना तो अपराध नहीं है, ठीक है, संश्रय अपराधी को देना यह अपराध है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जबकि कोई बात किसी अपराध से संबंधित होने के कारण ही अपराध है, ठीक है, 34, 35, 36 पिछली आईपीसी में हम लोगों ने सेक्शंस पढ़े थे कि 34, 35, 36 थे सारे सेक्शन, ठीक है। कहता था जबकि कोई बात किसी विशेष अपराध से संबंधित होने के कारण ही अपराध है, तो जो कोई उस बात को उस आशय से करता है, ठीक है ना, जिस आशय से किए जाने पर वो संबंधित अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध बन जाए। जैसे चुराई गई संपत्ति, यह जानते हुए कि वो चुराई गई है, वो चोरी की संपत्ति है, प्राप्त करना यह अपराध है। संपत्ति प्राप्त करना अपराध नहीं है। यह जानते हुए कि यह संपत्ति चुराई गई है, यह चोरी की संपत्ति है, और फिर उसे प्राप्त करना या उसके व्ययन में सहायता देना या उसे छिपाने में सहायता देना, यह अपराध है। तो जब तक यह परिस्थिति साबित नहीं होती है कि मेरे पास उस व्यक्ति को जिसे हमने संश्रय दिया, ठीक है, उस व्यक्ति को अपराधी के रूप में पहचानने के साधन मौजूद थे, यह मेरी जानकारी ऐसी थी कि वो अपराधी है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हमने किसी अपराधी को संश्रय दिया, ठीक है ना, और कानून उसी को अपराधी मानेगा जो विधि की प्रक्रिया से दोष सिद्ध हो जाए, ठीक है ना, जो विधि की प्रक्रिया से दोष सिद्ध हो। तो दोनों बातें 249 में जरूरी हो जाएंगी। हमने जिसे संश्रय दिया उसके संबंध में मेरी जानकारी भी साबित हो, ठीक है, कि हम ये जानते थे कि वो अपराधी है। मेरी जानकारी युक्ति संगत तौर पर साबित की जानी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ अंतिम रूप से यह निष्कर्ष भी आए कि संबंधित व्यक्ति अपराधी था, अर्थात विचारण की प्रक्रिया से उसे दोष सिद्ध होना भी जरूरी है, ठीक है। तभी 249 या 212 में किसी को दोष सिद्ध किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दोनों बातें जरूरी है, ठीक है। जो हमने कल बात कही थी 249 के संबंध में कि तो अपराधी उसे भी मान सकते हैं जो अभिरक्षा से भाग गया, वो उदाहरण है विभिन्न चीजों के, ठीक है ना, वो विभिन्न बातों के उदाहरण हैं। जैसे सैद्धांतिक बात, ठीक है, यह है कि व्यक्ति की मूल वृत्ति कभी नहीं बदलती। सैद्धांतिक बात यह, सिद्धांत यह, व्यक्ति की मूल वृत्ति कभी नहीं बदलेगी। इसका उदाहरण यह है कि सांप को दूध पिलाओ फिर भी वो काटेगा, ठीक है, शेर को बचाओ फिर भी तुम पे यह आक्रमण करेगा, क्योंकि मूल वृत्ति कभी नहीं बदलती। ये उसके उदाहरण हैं, ठीक है ना। ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो अपराधी कौन, इसकी व्याख्या कल हमने की थी, और चूंकि हम थके हुए थे कचहरी से,
और एकदम हमें आकर बैठना ही पड़ा था, हम कपड़े बदलने तक की फुर्सत नहीं मिली थी, इसलिए बात को बहुत क्लियर करने का मन नहीं हो रहा था। हालांकि ऐसे समय में ठीक यही होता कि क्लास ऑफ कर दो, ठीक है। और इसीलिए गुरुकुल की पद्धति सबसे पहले पहले बहुत अच्छी थी कि मन रहे सब वहीं रहे, भाई आश्रम में सब रह रहे, ठीक है। गुरु जी का मन है तो पढ़ाएंगे और नहीं मन है तो नहीं पढ़ाएंगे, रात में मन बना तो रात में पढ़ाएंगे, दिन में मन बना तो दिन में पढ़ाएंगे। कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, क्योंकि टाइम शेड्यूल, ठीक है, ये कोई आदमी की मतलब जो इच्छा और मन है उसे तो तय नहीं कर सकता। वही बात है कि भाई पढ़ाना समय से शुरू किया जा सकता है। हमें तो इस कॉलेजेस में जो टाइम टेबल बनता है समझ में नहीं आता। अरे भाई बात शुरू टाइम से की जा सकती है, अधिकतम। हालांकि टाइम से शुरू भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस समय तुमने शुरू करने का समय बताया उस समय मेरा शुरू करने का मन ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम हम जो कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ इतना कि आपके बताए टाइम पर बात शुरू कर दें, आपके बताए टाइम में हम बात खत्म भी कर दें। यह कैसे संभव है? अंत समय की प्रतीक्षा तो नहीं करेगा, हम अपनी बात ही नहीं कह पाए पूरी, उसमें हमें और समय चाहिए। अब तुमको नहीं भाई 2:45 पे तो पीरियड ऑफ है तुम्हारा, अब ये कैसी बेवकूफी की बात है? लेकिन इसी बेवकूफी का नाम व्यवस्था है, ठीक है। बेवकूफी का नाम व्यवस्था है। जैसे अभी तुम अगर हमसे कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या, हम कहें श्री आशीष त्रिपाठी, तो बेवकूफ बताएगा हमें। जबकि कैसी बेवकूफी की बात है कि तुम मेरा नाम लो तो श्री लगा के लो, हम तुम्हारा ले तो श्री लगा के लें, लेकिन अपना अपना श्री लगा के ना लें। बोले जी बेवकूफी की बात है भाई, हम तुम्हारा नाम श्री, अगर तुम्हारा नाम बिना श्री लगाए ये लें तो बोले अहंकारी आदमी, बदतमीज आदमी। अब ठीक है तुम मेरा नाम लो तो श्री लगा के लो, बोले नहीं लोगे तो बदतमीज है। हम अपना नाम खुद लें तो श्री लगा दे तो बोले बेवकूफ और बदतमीज आदमी है। बस यही व्यवस्था है, अजीब बेवकूफी का नाम व्यवस्था है, ठीक है। व्यवस्था का मतलब ही है बेवकूफ, ठीक है। लेकिन है भाई, बोले 2 से 2:45 पढ़ाना है, अब ये कैसे हो सकता है भाई? तो संभव ही नहीं है, ठीक है। हम ये तुमसे कहें कि हे महात्मन तो तुम बड़े खुश होगे, हम अपने को कहें कि महात्मा तो, क्योंकि तुम्हें दिक्कत है, ठीक है। हम तुम्हें नमस्ते करें तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, बोले सभ्य आदमी है। हम खुद को नमस्ते करें, अच्छा तुम, अजीब बात है, हम तुम्हें नमस्ते करें तुम हमें नमस्ते करो, इससे बड़े खुद को ही ना करो। बोले दूसरों की मदद करो, क्यों करो? अरे अपनी मदद करो भाई, तुम दूसरों करो, दूसरा तुम्हारी करे, सबकी जिंदगी की क्या जरूरत भाई? दूसरों की मदद करो, ये सिद्धांत है, ये तुम्हारे लिए मेरे लिए भी। तो तुम भी दूसरों की मदद करो, हम भी दूसरों की मदद करें, सब एक दूसरे के लिए दूसरे हैं, सब एक दूसरे की मदद करें, लेकिन कोई अपनी खुद ना करे। अजीब बेवकूफी की बात है, लेकिन है साहब, यही व्यवस्था है। और जो इससे विद्रोह कर रहा बोले वो पागल है, क्योंकि पागल तुम हो। तो वही था कि कल भाई हमें बताना ही है तो बताया। अब वो बताने में न दिमाग कंसंट्रेट था ना कोई चीज, वो आपस में, ठीक है, उसका जो जुड़ना चाहिए था वो बात ही नहीं जुड़ी, वो बेकारी हो गया सब, ठीक है। इसलिए बात ठीक से कही जा सके, इसके लिए जरूरी है दिमाग ठीक अवस्था में होना चाहिए, और वो आपके बताए गए समय पर ठीक अवस्था में होगा ऐसा कतई नहीं। तो 249 या 212, ठीक है, ये अपेक्षा करती है कि किसी प्रारूपिक तरीके से व्यक्ति का दोष भले ही सिद्ध नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी है ये उस व्यक्ति के संबंध में
इस ढंग की है कि वो अपराधी है। आपकी जानकारी है, ठीक है, आपकी जानकारी अनेकों प्रकार की हो सकती है। आपको युक्ति संगत संदेह है कि उसने अपराध किया, लेकिन आपकी जानकारी युक्ति संगत संदेह होना अलग बात है। संदेह जानकारी का स्थान नहीं ले सकता, ठीक है। साक्ष्य विधि में इस बात को पढ़ते हैं कि संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता, संदेह कितना भी गहरा क्यों ना हो, ठीक है। 20 बातें ठीक है, यही अकेले थे, यही सब कुछ था, उसी समय वो मरा, ठीक है, लेकिन फिर भी संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता, ठीक है। कितना भी हो, हम लोग कहते हैं भाई अगर मैं 1% भी शक है कि उसने चोरी की या नहीं की तो भाई उससे कुछ कहो मत। 99% बिल्कुल कंफर्म है इसी ने की, लेकिन 1% तो नहीं की ना, ठीक है। तो संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता। आपको युक्ति संगत संदेह था, सिर्फ इतना ही साबित किया जा सका आपकी स्थिति के बारे में। आपकी स्थिति मीनिंग भाई संबंधित व्यक्ति के जिसे आपने संशय दिया है उसके संबंध में, आपकी जानकारी के संबंध में सिर्फ इतना ही साबित किया जा सके आप 212 या 249 के दोषी नहीं है। लेकिन दोनों बातें साबित हुई, वो प्रारूपिक तरीके से दोष सिद्ध भी हुआ और यह भी साबित किया गया जिस समय आपने संशय दिया, क्योंकि विचारण तो आपका भी होगा, ठीक है, तो यह भी साबित कर दिया गया कि आपके पास विश्वास करने का कारण मौजूद था, या आप जानते थे कि वो अपराधी है और उसके बाद भी आपने संशय दिया। तो फिर यदि आप संबंधित व्यक्ति के पति या पत्नी नहीं हैं तो आप धारा 212 या 249 में वर्णित अपराध के दोषी हैं। इसमें कुछ भी कमी रह गई, यानी या तो उसका दोष साबित नहीं हुआ, या आपके बारे में उन परिस्थितियों को साबित नहीं किया जा सका जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि जिस व्यक्ति को संशय उपलब्ध कराया गया था वो अपराधी, यह आप जानते थे। इन दोनों बातों में से किसी में भी कोई कमी रह गई, आप 212 या 249 के दोषी नहीं हो सकते। लेकिन जो 253 है, ये 212 का फर्दर रूप प्रस्तुत करता है, ऐसा ही कहा जा सकता है, ठीक है। तो कहता है जब किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध, यानी ये प्रारूपिक तौर पर घोषणा हो चुकी है, ठीक है, अब आप जिसे संशय दे रहे हैं, ठीक है, उसके संबंध में विचारण की प्रक्रिया से यह तय हो गया है कि वो दोष सिद्ध है, ठीक है। तो अब स्थिति बदल गई है। कहता जब किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध, ठीक है, यह आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए, अब स्थिति बदल गई है, ठीक है। जब वैध अभिरक्षा में है, ठीक है, वैध अभिरक्षा में तो प्राइमा फेसी तो पाया गया होगा ना, ठीक है, कि उसने अपराध किया, तभी वैध अभिरक्षा में हो सकता है। भले ही दोष सिद्ध नहीं है, भले ही दोष सिद्ध नहीं है, विचाराधीन बंदी के तौर पर अभिरक्षा में, लेकिन वैध अभिरक्षा में तो है, ठीक है। और जो वैध अभिरक्षा में, तो कानून के संबंध में यह नहीं माना जा सकता कि वो अनुचित होगा, ठीक है। कानून के संबंध में यही माना जाएगा कि वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल है। तो अगर बीएनएसएस की भाषा में बात करें या सीआरपीसी की भाषा में बात करें, तब जब यह पाया गया होगा कि गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, तभी उसकी अभिरक्षा को स्वीकार किया गया हो, स्वीकार किया गया होगा। अभिरक्षा भले ही किसी भी प्रकार की हो, न्यायिक हो, ठीक है, पुलिस की कस्टडी की हो, या अभियुक्त की स्थिति को देखते हुए किसी अन्य प्रकार की अभिरक्षा में व्यक्ति को रखा गया हो, लेकिन वैध अभिरक्षा थी ना, तो आपके पास यह जानने का साधन था, ठीक है ना, क्योंकि वैध अभिरक्षा प्रारूपिक तौर पर घोषित होती है, ठीक है ना। वैध अभिरक्षा तो प्रारूपिक तौर पर घोषित होगी, उसका कस्टडी रिमांड होगा, उस पर साइन होंगे, और लोक दस्तावेज या कानून की जानकारी आपको नहीं थी, इस आधार पर आप क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि वो वैध अभिरक्षा से भागा, यह दोषित अपराधी होते हुए भागा, ठीक है, क्योंकि अपराधी होना और दोष सिद्ध
अपराधी होना दो अलग अलग बातें हैं। बहुत लोग अपराधी हैं, ठीक है, लेकिन दोष सिद्ध नहीं है, ठीक है। अनेकों लोग शराबी हैं, लेकिन शराबी वो हैं ये घोषित नहीं है, ठीक है ना। तो घोषणा हो जाना प्रारूपिक तौर पर और होना दो अलग अलग बातें हैं। तो 212 या 249 अपराधी हैं इसकी बात करता है। इन एक्चुअल तथ्य के तौर पर आप अपराधी हैं। और 253 क्या 216 जो बात कर रहा है वो घोषित तौर पर यानी औपचारिक तौर पर आप अपराधी घोषित हो गए, क्योंकि आप या तो वैध अभिरक्षा में हैं और या फिर दो सिद्ध है और न्यायालय से भाग गए, ठीक है ना। दो सिद्ध होकर जेल पहुंच गए फिर भाग गए, ठीक है। विचाराधीन बंदी के रूप में वैध अभिरक्षा में फिर भाग गए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया वैध रूप से फिर भाग गए, ठीक है। तो ये वैध अभिरक्षा से निकल भागने के उदाहरण है, ठीक है। तो कहता है जब किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागे, अथवा जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिए, वारंट जारी हो गया है, 82 की उद्घोषणा हो गई है, ठीक है। कुर्की प्रारूपिक तौर पर जारी हो गई है, ठीक है ना। पकड़ने का आदेश थे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़ जाने के आदेश को जानते हुए यह साबित करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसकी जानकारी थी आपको, ठीक है। जब आप संशय दे रहे थे उस समय आपको यह जानकारी थी, ठीक है। वो बात पिछली वाली नहीं लेंगे कि लोक दस्तावेजों में जो कुछ लिखा है उसकी जानकारी आपको है ऐसा माना जाएगा, ये माना जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर अपराध के लिए, ठीक है, वो एक सामान्य बात है कि विधि की भूल या लोक दस्तावेजों में जो कुछ लिखा है उसकी जानकारी न होना यह आपको किसी दोष से क्षमा नहीं करेगा। सामान्य तौर पर वो बात ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर अपराध के लिए चूंकि दंड विधि ये विहित कर रही है कि आपको उस आदेश की जानकारी जरूर होनी चाहिए या उसके दोष सिद्ध होने के तथ्य से आपको परिचित होना ही चाहिए, तो आप चूंकि डेफिनेशन ये करें तो वही बात लेंगे, ठीक है। तो कहता तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए उस व्यक्ति का पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संशय देगा या छिपाएगा, ठीक है। क्या कहता है, उस व्यक्ति का पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से, ठीक है, पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से जब संशय देगा, हमें पता है कि ये पुलिस की अभिरक्षा से भागा है, लेकिन बाई चांस हम सामने बैठे थे और उसी समय केले के छिलके पर उसका पैर रपटा हो धड़ाम से गिरा, ठीक है, और उसके सिर से खून बहना शुरू हो गया और बेहोश हो गया। हम डॉक्टर थे, हमने उसे उठाया, भाई पट्टी वट्टी की, नहीं थे डॉक्टर, हम एक सामान्य व्यक्ति तो थे, ठीक है। किसी का मरना हमसे नहीं देखा जाता, हमने उसके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की, आपको हमने संशय दिया तो दिया है, संशय तथ्य के तौर पर तो दिया ही है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की है हमने, तो तथ्य के तौर पर तो हमने संशय दिया, लेकिन उसका पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से नहीं दिया है। हमने पकड़ा जाना, पुलिस हमसे पूछती है, बताते, जब पुलिस जब आई उसे पकड़ने हमने कोई विरोध थोड़ा किया, ले जाओ, लेकिन संशय ये तो हमने दिया है, ठीक है। और इसके लिए तुम हमें दंडित अगर कर रहे हो, ठीक है, तो फिर तो जी पागलों की व्यवस्था यही कही जाएगी, यद्यपि प्रत्येक व्यवस्था पागलों की ही व्यवस्था है, हमने आप तो पहले ही कहा, ठीक है। व्यवस्था कोई हो, व्यवस्था का मतलब है पागलपन। व्यवस्था कौन सी होती है, व्यवस्था कोई होती नहीं, ठीक है। किसी भी व्यवस्था में ना बंधना, यही तो स्वतंत्रता की व्यवस्था है। अगर आप किसी भी ढंग की व्यवस्था में बंधे हैं तो स्वतंत्र कहां है, ठीक है। और मानव जीवन का चरम लक्ष्य तो स्वतंत्रता है, तो व्यवस्था
ये तो आदमी गुलाम बनाने के लिए है। वो कोई हो तो व्यवस्था तो पागलों के लिए ही है, ठीक है। तो व्यवस्था अंतिम रूप से तो पागलों के लिए ही होती है, लेकिन फिर भी पागलों की व्यवस्था में भी हम कह रहे हैं पागलों की व्यवस्था है। अगर ऐसे व्यक्ति को हम दंडित करेंगे जिसने संश्रय दिया है किंतु पकड़ा जाना निवारित करने के लिए संश्रय नहीं दिया है, तो आपको कई तत्व साबित करने पड़ेंगे। वो वैध अभिरक्षक निकल भागा है, अपराधी दोषित अपराधी है, ठीक है, या किसी लोक सेवक ने उसको पकड़ा जाना, उसके पकड़े जाने के लिए आदेशिका ये जारी कर दी है, और आप इन सारे तथ्यों को जानते हैं, और फिर भी आप संबंधित व्यक्ति को संश्रय दे रहे हैं, और संश्रय भी इस आशय से दे रहे हैं कि उसका पकड़ा जाना आप निवारित कर दें, तब आप इस अपराध के दोषी हो सकते हैं। अदरवाइज इनमें से एक चीज की कमी होने पर भी आप इस अपराध के दोषी नहीं होंगे, ठीक है। और फिर अपराध की गंभीरता के हिसाब से दंड आने लगा, ठीक है। अपराध की गंभीर कि वह अपराध जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था पकड़े जाने के लिए आदेशित है, तो मृत्यु से दंड नहीं हो तो उतना जितना यहां लिखा है 7 साल, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंड नहीं हो तो 3 वर्ष और 1 साल मिनिमम, और 10 वर्ष से नीचे यानी 1 साल से कम सजा से दंडनीय अपराध के लिए वो दोषित अपराधी है, या उसको पकड़े जाने के लिए आदेश उदेश ये सब निकला है और उसे आपने संश्रय दिया, जानते हुए भी दिया, तो भी आप दोषी नहीं हैं, ठीक है। तब भी आप दोषी नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए गाखंड लागू ही नहीं होता। गाखंड कहता है यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है हो तो 1 वर्ष तक का, न कि 10 वर्ष तक का हो सकता हो। ये हिंदी में तो गलत ही लिखा है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड नॉट टू 10 ईयर, यानी 10 से कम और 1 से ऊपर, ये अगर सजा उसमें प्रोवाइड है, यानी 1 से कम प्रोवाइड है तो पूरा होल सेक्शन लागू ही नहीं हो रहा, ठीक है। हां, 1 से ज्यादा प्रोवाइड है यानी या 1 प्रोवाइड है और 10 से कम उसका विस्तार है तो गाखंड लागू हो जाएगा, और 10 तक या उससे ऊपर प्रोवाइड है तो खाखंड। लेकिन आजीवन कारावासी तक होना चाहिए, मृत्युदंड भी है तो काखंड ये लागू हो जाएगा। का में 7, खा में 3 और गा में जो मैक्सिमम प्रोवाइड उसका 1/4 ये, ठीक है। और स्पष्टीकरण कहता है, ठीक है, इस धारा में अपराध के अंतर्गत अगर स्पष्टीकरण पूरा पढ़ेंगे तो कल जिस बात के लिए हम लोग संशय में थे वो बात क्लियर हो जाएगी कि नेपाल से जो लोग भागे थे जेलें तोड़कर, ठीक है, उन्हें भारत में जिसने संश्रय दिया उन सबका विचारण 249, ठीक है, 253 इसके अंतर्गत हो जाएगा, और यदि वे लुटेरे और अपराधी थे, ठीक है, तो 254 में भी हो जाएगा, क्योंकि स्पष्टीकरण में कह रहा है इस धारा में अपराध के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य लोप आता है जिसका कोई व्यक्ति भारत के बाहर दोषी होना अविकसित है, जो यदि वह भारत में उसका दोषी होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के दायित्व के अधीन हो, ठीक है। 35 बिना वारंट की गिरफ्तारी, वहां कहता है जो प्रत्यर्पण संबंधी विधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित किए जाने के दायित्व के अधीन है उसे भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। तो 35 के मुताबिक जो लोग वहां से यहां आए वे गिरफ्तार करने के, ठीक है, या किसी विधि के उपबंधों के मुताबिक गिरफ्तार करने के दायी थे, ठीक है। और हर ऐसा कार्यालोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी हुआ, ठीक है। ऐसे इस धारा के लिए मान लिया जाएगा मानो उन्होंने भारत में ही वे अपराध किए थे जिनके लिए वो नेपाल की जेलों में बंद थे, ठीक है ना। तो यहां इसके लिए आप संश्रय देने के दोषी हो जाएंगे, और ऐसा इस धारा के उपबंधों का विस्तार ऐसे मामलों पर नहीं है जिसमें संश्रय देना है छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा ये हो, तो वो तो हमने कल भी चर्चा की थी कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दंड विधि का
जो उद्देश्य है वो सामाजिक शांति को लाना है, और सामाजिक शांति ये कतई नहीं प्राप्त हो सकती अगर पति या पत्नी इस धारा के दोषी होने लगे। इसलिए अल्टीमेट गोल सामाजिक शांति है। इसलिए पति और पत्नी के द्वारा संतरण दिए जाने की दशा में इस धारा का विस्तार होना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए है भी नहीं। ठीक है, आगे कहता है लुटेरों या डाकुओं को संतरण देने के लिए शास्त्री, ये और ज्यादा एग्रावेटिंग सिचुएशन है। जो स्थिति 254 में आएगी ये आवश्यक रूप से 249 या 212 में आ जाएगी, भले ही 253 में ना आए, क्योंकि दोष सिद्ध नहीं कहा, दोष सिद्ध नहीं कहा। उसने कहा जो कोई ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए, यानी शब्द प्रारंभिक जो है वो बिल्कुल 249 से मिलते जुलते हैं। ठीक है, जो कोई ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए, यही 249 में लिखा है। तो इस धारा का जो मेल है वो 253 से उतना नहीं बैठ रहा है, यद्यपि क्रम में ये 253 के बाद है। ठीक है, और आईपीसी में ये 216 के बाद थी, 216 ए थी। तो क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो ये अपनी पूर्ववर्ती धारा से बहुत अधिक मेल खाती नहीं दिखाई देती, बल्कि जो 212 है उससे अधिक मेल खाती हुई दिखाई देती है। ये जो 249 है उससे ज्यादा मेल खाती दिखाई देती है, क्योंकि यहां लगभग शब्द वही है। कहता जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं, उनको या उनमें से किसी को ऐसी लूट या डकैती का किया जाना सुकर बनाने के या उनमें से किसी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा, वो कठिन कारावास से। ठीक है, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। ऊपर से मामला कठिन है, ऊपर दोनों में से किसी भांति के कारावास से ये लिखा था, और अब आ गया कठिन कारावास से, यानी अब न्यायालय का विकल्प खत्म कर दिया। यद्यपि दंड का विस्तार उतना ही है, 7 ही साल है। ठीक है, जो काखंड में था, लेकिन फिर भी प्रकृति दंड की चेंज हो गई है। वहां दोनों में से किसी भांति का था, यहां कठिन कारावास ये आ गया। ठीक है, तो कहता हुआ कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, इसमें भी बात वही रहेगी। आपकी जानकारी यह है कि लुटेरे या डकैत हैं जो कि या तो डकैती कर चुके हैं, करने वाले हैं। आपकी जानकारी यह है, भले ही वो अभी दोष सिद्ध नहीं हुए। आपके बारे में परिस्थितियां साबित कर दी गई कि आपने जिस समय संतरण दिया था उस समय आप उनके बारे में जानकारी रखते थे, बाद में वो डकैती लूट के लिए दोष सिद्ध हो भी गए। ठीक है, इस सब के लिए या योजना बनाने आदि के लिए दोष सिद्ध हो भी गए, और यह भी साबित किया गया कि आपको ये जानकारी थी और आपने उन्हें क्या किया, या तो लूट और डकैती को सुकर बनाने के प्रयोजन से संतरण दिया। ठीक है, क्योंकि अभी मौका नहीं मिल रहा, इसलिए क्योंकि उजेला पक्ष चल रहा था, ठीक है, शुक्ल पक्ष चल रहा था, रात थोड़ी अंधियारी हो जाए। ठीक है, वही अपने कार्तिक के महीने में आ गए थे, शरद ऋतु में। अब जरा पूस का महीना शुरू हो जाए तो बाहर नीरवता होगी, खूब कोहरा होगा, सब सो रहे होंगे, अंधेरा पक्ष होगा, तब डालेंगे डकैती। तब तक बचे कैसे, तो जाड़े में रजाई चाहिए, वो सब तुम दे रहे थे। लूट या डकैती को सुकर बनाने के प्रयोजन से आप संतरण दे रहे थे, या वो डकैती डाल चुके थे तुमको इस दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उन्हें संतरण दे रहे थे, तब आप कठिन कारावास से। तो इस तरह आप देखेंगे तो 254 249 का काउंटर पार्ट ये दिखाई देता है, और जो कुछ 254 में आएगा वो आवश्यक तौर पर 249 में आएगा। लेकिन हमने आपसे कई बार चर्चा की कि निर्वचन का साधारण सिद्धांत है कि अगर स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए कोई स्पेसिफिक धारा है तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन के उत्पन्न होने पर वही स्पेसिफिक धारा लागू की जाएगी।
तब जनरल सेक्शन इसको प्रतिबंधित करके पढ़ते हैं और स्पेसिफिक सेक्शन को बढ़ाकर पढ़ते हैं। यही निर्वचन का सिद्धांत है। तो यहां चूंकि लुटेरे या डकैत को संश्रय दिया गया, ठीक है, ये जानते हुए कि लुटेरे डकैत हैं, तो अपराधी को संश्रय दिया गया है जानते हुए कि वो अपराधी है। ये बात तो आई गई है, लेकिन फिर भी लुटेरों और डकैतों के लिए अलग से चूंकि धारा आ गई, इसलिए यहां पर 212 आईपीसी या 249 बीएनएस लागू नहीं होगी, बल्कि सीधे सीधे 216 ए आईपीसी या 254 बीएनएस ये लागू की जाएगी। और यहां भी स्पष्टीकरण लिखा है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए तत्वहीन है कि लूट या डकैती भारत में करनी आशयित है या की जा चुकी है या भारत के बाहर, यानी नेपाल से जो लोग आए होंगे लूट या डकैती करके जेलें तोड़कर, उन्हें भारत में जिसने संश्रय दिया होगा उनके विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। हुई या नहीं इससे हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि गधे टाइप के लोग ये भी कहना शुरू करते तो हुई कहां, ठीक है, हुई कहां। तो जो हुई नहीं तो इससे कानून तो गलत नहीं हो गया। यही केल्सन कहते हैं, केल्सन यही तो कहते हैं कि विधि भी क्या है, मानक है, स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। और प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है ना, नेचुरल साइंसेस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री आदि आदि, ठीक है, वो भी उनके भी मानक हैं। अर्थात फिजिक्स में भी नियम है और कानून में भी नियम है, फिजिक्स में भी मानक है, ठीक है, और कानून में भी मानक है। फिजिक्स में मानक काहे के लिए? पदार्थ के व्यवहार के संबंध में, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञानों में जो मानक हैं, जो नियम है, वो काहे के लिए है? पदार्थ के व्यवहार के संबंध में। और कानून के की दुनिया में जो मानक या नियम है वो काहे के लिए? मानव के व्यवहार के संबंध में, ठीक है। क्योंकि पदार्थ निर्जीव है, उसके पास कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए प्राकृतिक विज्ञानों में अगर प्राकृतिक विज्ञान के नियम के मुताबिक पदार्थ ने व्यवहार नहीं किया तो हम यह नहीं मान सकते कि पदार्थ का बाई चांस व्यवहार गलत हो गया। हम यही मानेंगे कि नियम ही गलत है, क्योंकि पदार्थ अपने मन मुताबिक व्यवहार करने को स्वतंत्र था ही नहीं, पदार्थ में चेतना नहीं थी। हमने पत्थर नीचे डाला, अब वो उड़ के आसमान में चला गया बजाय नीचे जाने के। हम ये नहीं मान सकते कि इस समय पत्थर का मन नहीं हुआ होगा नीचे गिरने को, इसलिए वो ऊपर चला गया। अरे उसमें चेतना ही नहीं है, कैसे चला जाएगा? इसका मतलब तुम्हारा सिद्धांत गलत है कि गुरुत्वाकर्षण में कोई बल होता है या पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। हम यही मानने को बाध्य हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास कोई चेतना है ही नहीं, कैसे हो गया ऐसे, ठीक है। तो चूंकि प्राकृतिक विज्ञान पदार्थ की गति और पदार्थ के व्यवहार से संबंधित है, इसलिए प्राकृतिक विज्ञान में अगर पदार्थ ने प्राकृतिक विज्ञान द्वारा बताए गए तरीके से व्यवहार नहीं किया तो प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत असफल माने जाएंगे, वे गलत हैं यह माना जाएगा। अगर कोई दिन आए 2 + 2 4 ना हो 5 हो जाए तो गणित का सिद्धांत फेल हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि बाई चांस 2-2 का मन नहीं हुआ होगा 4 होने का, वो 2-2 22 हो गए होंगे, ये नहीं कर सकता। 2-2 4 ही होंगे जब समानांतर रखे जाएंगे, ठीक है। जब ऐसे रखे जाएंगे तो 2-2 4 ही होंगे, ठीक है। जब ऐसे रखे जाएंगे तब वो 2-2 22 भले ही हो जाए, ठीक है, ये मानना पड़ेगा। जबकि कानून का सिद्धांत, चूंकि वहां मानक किसके लिए? मानव के व्यवहार के लिए, और मानव चेतना है उसमें, वो स्वयं भी निर्णय लेगा। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मानव के व्यवहार के जो नियम हैं, मानव उनके मुताबिक भी आचरण कर सकता है और उनके विपरीत भी, क्योंकि मानव में चेतना है। इसलिए मानव के आचरण के हिसाब से हम नियम की शुद्धता को तय नहीं कर सकते, ठीक है ना। प्राकृतिक विज्ञानों में पदार्थ के व्यवहार के आधार पर नियम की शुद्धता यह तय होगी
क्योंकि पदार्थ चेतन नहीं है, ठीक है, वो व्यवहार करने को स्वतंत्र नहीं है। जबकि कानून में मानव के आचरण के आधार पर नियम की वैधता या शुद्धता तय नहीं हो सकती, क्योंकि मानव चेतना युक्त है, वो कार्य करने को स्वतंत्र है, वो मानक के मुताबिक व्यवहार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसलिए भले ही मानव का आचरण कानून के खिलाफ रहे, फिर भी कानून शुद्ध बना रहता है। यही केल्सन कहते हैं प्योर थ्योरी का सिद्धांत है। केल्सन यही कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान के जो नियम हैं उनसे कानून के नियम भिन्न कैसे हैं, इसे जब वो स्थापित करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कानून क्या है, नियम है, मानक है। तुमसे सवाल होता है कि मानक तो नैतिकता के भी हैं, नैतिकता के भी नियम हैं, प्राकृतिक विज्ञान के भी नियम है, तो कानून के नियम इन नियमों से अलग कैसे हैं? तो वो बताते हैं नैतिकता के नियम, इसका उल्लंघन करिए, निंदा होगी, दंड नहीं मिलेगा। प्राकृतिक विज्ञान के नियम, ठीक है, जिसके बारे में है अर्थात पदार्थ, वो अगर प्राकृतिक विज्ञान के नियम के मुताबिक आचरण ना करे तो वो असफल हो जाएगा, ठीक है। जबकि कानून का नियम पहली बात तो मानव के आचरण के लिए है, लेकिन यहां वो नैतिकता के नियमों के समान ही बना रहता, क्योंकि वो भी मानव के आचरण के लिए है। लेकिन वो कहते हैं नैतिकता के नियम से विधि का नियम इसलिए अलग हो जाता है कि अगर मानव इसका अपालन करे तो नियम तो शुद्ध रहेगा। जैसे नैतिकता का नियम शुद्ध बना रहता है, तुम अपने माँ बाप को रोज मारो तो भी नैतिकता का नियम यही रहेगा, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो कहते हैं विधि फिर दंड देती है। तो क्या हुआ, इसके आधार पर कानून की शुद्धता निर्धारित नहीं होती। इसलिए उन फेसबुक के मूर्खों को ये कहने दो कि भव तो नहीं, लेकिन न होने पर भी कानून शुद्ध रहता है और उसे उसी रूप में पढ़ा जाता है, क्योंकि उसकी प्रकृति सैद्धांतिक है, ठीक है। तो आपका ये 255 कहता है लोक सेवक द्वारा, अच्छा ये भी अपवाद के अधीन है, संशय हमेशा अपवाद के अधीन रहेगा कि पति या पत्नी द्वारा संशय दिया जाना कभी भी अपराध का गठन नहीं करेगा। अब कहता है लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समर्पण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा, यानी विधि निर्देश दे रही है कि आप ये काम ऐसे करेंगे, ठीक है। थाने में जीडी रखी है, उसमें विधि का निर्देश ये है कि यदि किसी व्यक्ति को अपराध करने के आरोप के आधार पर या अपराध करने की युक्तिसंगत संदेह के आधार पर आप अपनी अभिरक्षा में लेते हैं तो प्रविष्टि करेंगे, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति जिसने कत्ल किया है 2 बजे, ठीक है, उसे वैध दंड से बचाया जा सके, इसलिए तुम बैठकर थाने की जीडी में यह दर्शित कर रहे हो कि थाने में ये 2 से 5 बजे तक गिरफ्तार रहा है और धारा 35 के अंतर्गत, ठीक है ना, जो बॉन्ड है उसे एग्जीक्यूट करने पर ही छोड़ा गया। तो ये जो तुमने किया ये विधि के निर्देश की अवज्ञा है, ठीक है, ये विधि के निर्देश की अवज्ञा है। और ये आपने क्यों किया है? व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के लिए, ठीक है। आप सिविल सर्जन है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि यहां लोक सेवक का है ना, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हमने उदाहरण लिया है। कहता है जो कोई लोक सेवक होते हुए, ठीक है, आप केजीएमयू के न्यूरो सर्जरी के हेड हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक तारीख से लेकर अमुक तारीख तक, ठीक है, इंडोर पेशेंट के रूप में भर्ती रहा है, क्योंकि ओपीडी में वो दिखाने आया, इससे प्लिया फेलिबाई बनी रहेगी। इंडोर पेशेंट के रूप में भर्ती रहा है और वो कोमा में था, ठीक है ना। इस ढंग की एंट्रीज आपने केजीएमसी के या केजीएमयू के उसमें की, ठीक है, रिकॉर्ड में। और आप न्यूरो सर्जरी के हेड हैं, तो लोक सेवक तो ही हैं आप, क्योंकि वो सरकारी विश्वविद्यालय है, ठीक है। उसके बाद
और चूंकि इनफैक्ट क्या है, उस व्यक्ति ने कत्ल किया है उन दिनों के बीच में, और उसे वही दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए विधि के निर्देश की अवज्ञा की है। विधि क्या है कि जो वाकई इंडोर पेशेंट रहा हो उसके संबंध में आप प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार करें, ठीक है ना। तो चूंकि जो लोक अभिलेख होते हैं उनमें की गई प्रविष्टियां, ठीक है, साक्ष्य में ग्राह्य हैं, ठीक है। हम लोगों ने सेक्शन 34, ठीक है, 35, 34 तो कारावार के सामान्य अनुक्रम में की गई प्रविष्टियां सुसंगत है एविडेंस एक्ट में, और 35 लोक सेवक जिन अभिलेखों को तैयार करेगा। फिर पुराने एविडेंस एक्ट की 76 और 77 थी, लोक अभिलेखों के उद्धरण, उनकी सत्य प्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। यानी एविडेंस एक्ट में ऐसे प्रोविजंस हैं जो लोक अभिलेख इसे साक्ष्य में ग्राह्य बनाते हो। तो लोक अभिलेख की शुद्धता की गारंटी यह भी होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज लोक अभिलेखों के उद्धरण या उनकी छाया प्रतियां या उनकी सत्य प्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य करने पर विचारण दूषित होने की संभावना बनी रहेगी। तो लोक अभिलेखों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें यह प्रावधान करना ही होगा कि उन लोक अभिलेखों को तैयार करने की जिम्मेदारी जिन लोक सेवकों पर है, यदि वे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से उनमें कोई अशुद्ध प्रविष्टि करेंगे, ठीक है, जिसका अशुद्ध होना वो जानते हैं, ठीक है, या उसे वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए कोई अशुद्ध प्रविष्टि करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम दंड देंगे, ठीक है, ताकि लोक सेवक जिनके ऊपर उन लोक अभिलेखों को तैयार करने का दायित्व है वे उसे शुद्धता पूर्वक तैयार करें, ठीक है ना। और इसीलिए इन धाराओं की जब भाषा हम देखना शुरू करेंगे तो यहां सिर्फ इतना ही लिखा है कि यदि लोक सेवक किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के लिए अशुद्ध अभिलेख लिखेगा विधि के निर्देश की अवज्ञा करके, ठीक है, विधि के निर्देश की अवज्ञा करके अशुद्ध अभिलेख लिखेगा इस आशय से कि किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचा ले, तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है। अर्थात लोक सेवक का मिस्टर ए के बारे में विश्वास था कि इन्होंने अपराध किया है, ठीक है, और मिस्टर ए उसके बड़े मित्र थे या पुत्र थे, वो उन्होंने किया ही नहीं, भाई उन्होंने तो वाकई किया ही नहीं, इसका ये विश्वास है कि इसने किया। अब वो कह रहा कि देखो अगर सही सही बता दो हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि तुम दंड से बच जाओ। उन्होंने बताया नहीं। अरे भाई जब किया हो तो बताए ना, कोई झूठा कह दे कि हमने किया है तो वो बार बार कहते रहे। अब इसे ये लगा कि ये झूठ बोलना है और इसने अशुद्ध अभिलेख की रचना कर दी अपने स्वाभाविक प्रेम के कारण, ठीक है, क्योंकि इसका अपने मित्र या पुत्र से प्रेम था और इसने स्वाभाविक प्रेम के कारण अशुद्ध अभिलेख की रचना कर दी। विचारण हुआ, क्योंकि जब इसे लग रहा तो औरों को भी लग रहा था कि मिस्टर ए ने अपराध किया है। मिस्टर ए का संबंधित अपराध के लिए विचारण हुआ और कोई साक्ष्य नहीं पाएगा और दोष मुक्त हो गए। लेकिन ये मिस्टर दोष मुक्त नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने वही दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए अशुद्ध अभिलेख रचा है। अशुद्ध अभिलेख में अशुद्धता है, यह अलग बात है। अभिलेख में अशुद्धता है वो तो बहुत बार होती है, तुम कितना भी सही सही लिखो फिर भी गलत हो जाता है। अभिलेख में अशुद्धता है, गलत अलग बात है, और अशुद्ध अभिलेख रचा ये दूसरी बात है। शब्दों में जो अंतर आते हैं, बोले अपने को बुद्धिमान मानना अच्छी बात है, सिर्फ अपने को ही बुद्धिमान मानना ये मूर्खता है, बेवकूफी है, ठीक है ना। तो वही बात है, अभिलेख अशुद्ध है एक बात है, अशुद्ध अभिलेख रचा गया दूसरी बात है। आपने विधि के निर्देश की अवज्ञा करके अशुद्ध अभिलेख रचा ताकि किसी व्यक्ति को वैध दंड से प्रतिच्छादित कर सके आप। वो वैध दंड से वैसे ही प्रतिच्छादित था, इससे मतलब ही क्या है, बात तो तुम्हारी करेंगे। या किसी संपत्ति को समर्पण से बचाने के लिए जो संपत्ति संबंधी विधि के अधीन
वो समर्पण के लिए दायी है या किसी अन्य प्रकार से दायी है। जैसे टीपीएम लिखा ना, बंधक अगर आपने संपत्ति का कर दिया तो बंधकदार का हित या बंधकदार का हक पहला है बंधक संपत्ति पर, ठीक है ना भाई। बंधकदार अपने बंधक धन की अदायगी में उसका विक्रय ये करवा सकता है या उसका पूर्वबंध करवा सकता है। बंधक की प्रकृति के मुताबिक बंधक 6 प्रकार के। आपने, ठीक है, उस बंधक संपत्ति के संबंध में जो अभिलेख तैयार किए लोक सेवक के तौर पे, उनमें उस संपत्ति को बंधक मुक्त दिखाया, ठीक है, मुक्त बंधक यानी सामान्य संपत्ति के तौर पर दर्ज किया ताकि वो अच्छी कीमत में बिक जाए, ठीक है ना। अगर दूसरे को पता लग जाएगा ये बंधक है तो वो उतनी कीमत तो नहीं देगा, बंधक धन काट के देगा। 5-10 लाख की तय हुई, 5 लाख बंधक है तो ये तो पता ही है 5 लाख बंधकदार को दे रहे हैं, तो तुम्हें तो हम 5 ही लाख देंगे, 5 लाख बंधकदार को देंगे, ठीक है। ऐसा आपने किया तो भी आप उस धारा के अधीन दोषी हो सकते हैं। देखिए क्या कहता है, जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी निर्देश की जो उस संबंध में हो कि उससे ऐसे लोक सेवक के नाते कि उससे नहीं उसे होना चाहिए कि उसे ऐसे लोक सेवक के नाते किस ढंग का आचरण करना चाहिए, जानते हुए अवज्ञा, किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यता तद द्वारा बचाएगा ये जानते हुए, अथवा उतने दंड की अपेक्षा जिससे वह दंडनीय है तद द्वारा कम दंड दिलवाएगा यह संभाव्य जानते हुए, अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समर्पण या किसी भार से जिसके लिए वह संपत्ति विधि के द्वारा दायित्व के अधीन है बचाने के आशय से यह संभाव्यता तद द्वारा बचाएगा यह जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसके बदले 2 वर्ष तक की हो सकेगी, ठीक है, यह जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। ये जो फर्जी एंट्रीज लेखपाल करते हैं या विभिन्न जो लोक सेवक हैं, ठीक है, वो पदीय हैसियत में जो भी अभिलेख तैयार करते हैं उन अभिलेखों में कोई प्रविष्टि, ठीक है, ऐसे लोक सेवक के नाते उन्हें जिस प्रकार से आचरण करना है उस आचरण को विनियमित करने वाली जो विधि है उसके किसी निर्देश की स्पष्ट अवज्ञा करते हुए कोई ऐसी प्रविष्टि करते हैं जो किसी को वही दंड से बचाने के लिए या कम दंड दिलवाने के, ठीक है, प्रयोजन से या संभाव्यता कम दंड दिलवा पाएंगे या बचा पाएंगे इस आशय से, ठीक है, या कोई संपत्ति विधि के मुताबिक जिस बंधक जिस भार के अधीन है या जिस दायित्व के अधीन है उस दायित्व या भार को उस संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तित न कराया जा सके इस आशय से कोई प्रविष्टि करता है या करवाता है, ठीक है, वो 2 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। और ये सब लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, ठीक है। अब अगला कहता किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समर्पण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। अच्छा, जो बात हमें अब कहनी चाहिए वो हमने पहले कह दी, लेकिन बातें दोनों एक ही हैं। अशुद्ध अभिलेख की रचना 256 में है, ठीक है, और वहां आचरण है, ऊपर आचरण है, ठीक है, आचरण में अभिलेख का रचना भी शामिल है और अन्य प्रकार का आचरण भी शामिल है, ठीक है, अन्य प्रकार का भी आचरण ये शामिल है। अभिलेख की रचना नहीं की हमने, ठीक है, लेकिन लेखपाल हैं हमारे पास आए, ठीक है। विधि की निर्देश की अवज्ञा क्या है कि जब भी हमारे पास कोई आए और जिस गांव के संबंध में हम लेखपाल हैं उसके भूमिधरों के संबंध में ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें कि उनकी कृषि योग्य भूमि है, किसी बंधक के भार के अधीन तो नहीं है, तो लेखपाल के रूप में हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि सही जानकारी दें। हमने कहा नहीं सब ठीक है, ठीक है, ले लो। बैंक का कर्मचारी हमसे जानकारी करने आया कि अमुक भूमि ये बंधक कर रहे हैं, इन्हीं की है, नहीं है इनकी, वो चरागाह की भूमि है, ठीक है, वो तालाब की भूमि है, वो बाग की भूमि है, वो किसी की नहीं हो सकती, वो गांव सभा की है,
और हमने बैंक के कर्मचारी को नहीं इन्हीं की है दे दो, तो आचरण है मेरा, और ये ऊपर वाली धारा में आएगा। और अशुद्ध अभिलेख की रचना निचले धारा में, ठीक है ना। नीचे वाली धारा जो है, जो हमने अभिलेख की रचना के संबंध में कहा, वो 256 के संबंध में, और 255 में आचरण। बाकी धारा एक जैसी है, कोई विशेष अंतर नहीं है। कहता है जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते कोई अभिलेख या अन्य लेख तैयार करने का भार रखते हुए उस अभिलेख या लेख की इस प्रकार से रचना करता है जिसे वह जानता है कि वह शुद्ध है, और लोक को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के आशय से, ठीक है। यहां स्पेसिफिक आचरण आ गया, स्पेसिफिक आचरण आया है। अब वो स्पेसिफिक आचरण क्या है? स्पेसिफिक आचरण यह है कि आप अशुद्ध अभिलेख की रचना कर रहे हैं। अशुद्ध अभिलेख की रचना करना यह भी है तो कंडक्ट ही, ऊपर कंडक्ट, उसमें सारी चीजें आई, ये एक स्पेशल कंडक्ट, ठीक है। और वहां स्पेशल इंटेंशन है क्या, कि दंड से बचाना या कम दंड दिलवाना। यह संपत्ति विधि के अधीन, संपत्ति जिस दायित्व या भार के अधीन थी, ठीक है, उससे बचाना, ठीक है ना, यह आशय था। और यहां यह भी लोग को या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाएगा। जब आप दंड कम दिलवाएंगे, ये दंड से बचाएंगे, तो लोग को क्षति ये तो होगी होगी, क्योंकि व्यक्ति को प्रॉपर दंड मिले, इसमें लोग का भला है, इसमें समाज का भला है। लेकिन अगली धारा में एक स्पेसिफिक बात उन्होंने कही कि क्या, ये लोग को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के आशय से, लोग को या किसी व्यक्ति को, ठीक है, हानि या क्षति, या मतलब यहां स्पेसिफिक प्रकार की क्षति या हानि आ गई, और वहां स्पेसिफिक दंड से बचाना, दंड से बचाना, यह संपत्ति को बचाना। तो कुछ विशेषताएं लेकर यह धारा अलग कर दी गई। अन्यथा जैसे 249 में 254 शामिल है, ठीक है ना, 249 में 254 शामिल है, ऐसे ही आपका 255 में 256 शामिल है। यानी 256 हुई तो 255 तो होगी होगी, लेकिन यह हो सकता है 255 हो 256 ना हो, क्योंकि 255 में दंड से बचाना है, यही एक बात लिखी है, संपत्ति को बचाना, यही एक बात लिखी है। और यहां हानि या क्षति, लोग को या किसी व्यक्ति को, वहां आचरण शब्द का प्रयोग किया, यहां अशुद्ध अभिलेख रचना ये कहा, ठीक है। तो ये 255 और 256, ठीक है। 257 कहता न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक किया जाना। कहता जो कोई लोक सेवक होते हुए न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अभिमत या विनिश्चय जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता है, ठीक है, भ्रष्टता पूर्वक या विद्वेष पूर्वक देगा, यह सुनाएगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, यह जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। इसे पूर्व की जो आईपीसी है, ठीक है, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति का कार्य या विधि द्वारा न्यायानुमत व्यक्ति का काम, उसके साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। और 257 और 258 एक जैसे हैं। 257 में न्यायिक कार्यवाही कहा और 258 में कहा प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा, जो यह जानता है। न्यायिक व्यक्ति प्राधिकार वाला होगा ही होगा। प्राधिकार वाला व्यक्ति पर्सन ऑफ अथॉरिटी, जुडिशियल कैपेसिटी का हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला कह रहा न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल, इसमें बचाव हमेशा उपलब्ध रहता है किसका, कि हम विधि द्वारा आबद्ध थे या विधि द्वारा न्यायानुमत थे, इसका सद्भाव पूर्वक विश्वास करते थे। अदालतों में हमने आपसे कई बार कहा कि जो एप्लीकेशन दी जाती है उसे देने की परंपरा इसीलिए है ताकि बाद में तुम ये ना कह पाओ कि हमसे गलती हो गई और तुम 77 का बचाओ ये क्लेम ना कर पाओ। जैसे लिखा है ना, कार्यवाहियां वो अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं, और तुम वही
अनियमितता कर रहे हो, ठीक है। और मेरा आरोप यह है कि वो अनियमितता इसलिए कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप मेरे प्रति, ठीक है, अपने विद्वेष को संतुष्ट कर सको, इसलिए कर रहे हो। यानी आप मेरे प्रति विद्वेष रखते हैं, या आप भ्रष्टतापूर्वक मेरे विरुद्ध वो कार्रवाई चला रहे हो, ठीक है, जो कि अनियमित है, जो कि अनियमित है, और वो अनियमितता ऐसी है जो कार्रवाई को ही दूषित करती है, फिर भी तुम मेरे खिलाफ वो चलाए जा रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम हमसे विद्वेष रखते हो। अगर मेरा आरोप यह है, अर्थात हम 257 में प्रोसिक्यूट कर देना चाहते हैं, तो उसे 77 का बचाव, जो पूर्व की आईपीसी की धारा 77 है, वो बचाव उपलब्ध हो जाएगा। वो कहेगा कि हम सद्भावपूर्वक विश्वास करते थे कि ये अनियमितता नहीं है, तो ये न कह पाए, इसके लिए हम एप्लीकेशन लगा देते हैं कि साहब आपको जुडिक्शन नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। अब जब हम बता रहे थे कि आप ये काम नहीं कर सकते, हम आपकी सामर्थ्य को चुनौती दे रहे थे, तब तो किताब देख लेते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं, और आपने तब भी नहीं देखी, आपने तब भी करके रख दिया। तो एक ही बात है कि आपने जानबूझकर किया है, ठीक है, जानबूझकर किया तो 257 में आप दोषी, ठीक है, क्योंकि 257 कह रही जो कोई लोक सेवक होते हुए न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, कोई आदेश, अभिमत या विनिश्चय जिसका विधिकीय प्रतिकूल होना वह जानता है, पहले भले ही ना जानते रहो, जब मेरी एप्लीकेशन आ गई तब तो जान ही गए, ठीक है, जिसका विधिकीय प्रतिकूल होना वह जानता हो, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक वो देगा, ठीक है। आप जानते बूझते गलत काम कर रहे थे, तो आपके विद्वेष की तो अवधारणा होगी, ठीक है, जानते बूझते गलत काम तो कोई नहीं करता, और यदि जानते बूझते गलत काम करने का आपके पास कोई उचित प्रतिहेतु था, तो वो स्पेशल फैक्ट है, आप बताओ क्या था एविडेंस एक्ट के मुताबिक। अदरवाइज तो ये उद्धारित होगा कि आप विद्वेषपूर्वक या भ्रष्टतापूर्वक काम कर रहे थे, ठीक है। तो कहता भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक देगा या सुनाएगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, कम दंड नहीं है, 7 साल है, काफी है, ठीक है, 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आज इसे यहीं तक रखेंगे, शेष चर्चा हम लोग सोमवार को करेंगे, ईश्वर चाहेगा तो सोमवार को चैप्टर समाप्त होगा, देखेंगे।